नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं। मैट्रिक्स टॉपिक हमारा चल रहा था। इसके पहले पार्ट में हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था। दो मैट्रिक्स की समानता किस प्रकार से होती है इसके बारे में जाना था, और मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हमने जाना था। पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से जाना था। आज की वीडियो के अंदर हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आव्यूह पर संक्रियाएं जानेंगे, जैसे योग की संक्रिया हो गई। दो आव्यूह का योग किस प्रकार से किया जाता है, उनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। दो आव्यूह का अंतर और दो आव्यूह का गुणन और उनके गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे। और आव्यूह का किसी अदिश के साथ गुणन करेंगे और उसके गुणधर्मों के बारे में भी जानेंगे। गुणन प्रतिलोम आव्यूह भी ज्ञात किया जाएगा और शून्य के भाजक, इसके बारे में भी हम जानेंगे। वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घातें, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रश्नमाला 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आव्यूह पर संक्रिया। नंबर 1, योग की संक्रिया। दो आव्यूह ए व बी, दो आव्यूह ए व बी योग के लिए अनुकूलनीय होती है यदि वे एक ही क्रम की है। ठीक है, यानी कि हम दो आव्यूह का योग तभी कर सकते हैं यदि उनका क्रम समान है। ठीक है, इनका योग भी एक आव्यूह होता है जिनके अवयव आव्यूह ए व बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होते हैं। इसे a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। यदि ए आई जे m गुना n क्रम की एक मैट्रिक्स है तथा b बी आई जे ये भी m गुना n क्रम की मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? a आई जे प्लस बी आई जे इस प्रकार के अवयव होंगे इसमें, और इसका क्रम भी m गुना n होगा। जैसे यदि a हमें दिया गया है a11, a12, a21 और a22। ठीक है, इसका क्रम 2 गुना 2 है, और इसी प्रकार की एक मैट्रिक्स b है जिसका क्रम भी 2 गुना 2 है। तो हम इनका योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखी, फिर प्लस, फिर b मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, अब इनका योग ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों का योग, यानी कि a11 का योग है वो b11 से होगा। ठीक है, इसी प्रकार से a12 का b12 से योग यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से a21 का योग b21 से, और a22 का योग इसी प्रकार से b22 से योग होगा। ठीक है भी, तो ये दो मैट्रिक्स का योग हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि a व b निम्न हो, a मैट्रिक्स हमें यहाँ 2 गुना 3 क्रम की दी गई है और b मैट्रिक्स भी 2 गुना 3 क्रम की है। आव्यूह के योग की यही शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का क्रम है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हम योग ज्ञात करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, हमने a मैट्रिक्स लिखी प्लस b मैट्रिक्स लिखी, दोनों का क्रम समान है तो हम संगत अवयवों का योग कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 4 और 5 और 2 का योग हो गया, और इसी प्रकार -3 प्लस -1। ठीक है, और 4 और 1 का योग होगा। इसी प्रकार से 0 और 3 का योग हो गया, और 6 और 5 का योग हो गया, और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसका क्रम भी 2 गुना 3 ही होगा। इसे आगे सरल करने पर हम पाते हैं अवयव 6, 7, -4, 5, 3 और 11। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं। अब हम दो मैट्रिक्स के व्यवकलन पर चलते हैं। दो आव्यूह ए व बी व्यवकलन के लिए अनुकूलनीय होती है यदि वे एक ही क्रम के हों। जैसे योग के लिए उनका क्रम एक जैसा होना चाहिए, वैसे व्यवकलन के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। इनका व्यवकलन भी एक आव्यूह होता है जिसके अवयव आव्यूह ए व बी के संगत अवयवों के व्यवकलन के बराबर होते हैं। इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। यदि a इज इक्वल टू ए आई जे एम गुना एन तथा b इज इक्वल टू बी आई जे एम गुना एन, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम गुना एन। तो जैसे यदि ए मैट्रिक्स हमें दी गई है a11, a12, a21 और a22, और बी मैट्रिक्स हमें दी गई है b11, b12, b21 और b22। ठीक है, तो हम इसका व्यवकलन ज्ञात करने के लिए पहले a और माइनस और b इन दोनों को लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? संगत अवयवों का अंतर लेना हमने। ठीक है, जैसे योग के लिए हम संगत अवयवों का योग करते हैं, व्यवकलन के लिए हम संगत अवयवों का व्यवकलन करेंगे। तो a11 में से b11 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसी प्रकार a12 में से b12 और a21 में से b21 सब्ट्रैक्ट किया, और a22 से b22 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें मैट्रिक्स
का जो क्रम प्राप्त होगा, जैसे ए मैट्रिक्स m गुना n की थी, बी मैट्रिक्स भी m गुना n क्रम की थी, a माइनस बी मैट्रिक्स भी m गुना n क्रम की ही होगी। यानी कि योग और अंतर में मैट्रिक्स का क्रम है वो समान रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ए मैट्रिक्स ली 2 5 -3 4 0 6 और बी मैट्रिक्स ली हमने 4 2 -1 1 3 और 5। दोनों का क्रम समान है 2 गुना 3, तो a माइनस बी ज्ञात करने के लिए a मैट्रिक्स लिखी माइनस बी मैट्रिक्स। अब अंतर करने के लिए हमने संगत अवयवों का अंतर किया यहाँ, तो प्रथम अवयव यहाँ 2 है और इधर 4 है, तो 2 - 4 और फिर 5 - 2 और इसी प्रकार से -3 -1, ठीक है, और 4 -1 और इसी प्रकार से 0 -3 और 6 -5, और इसका क्रम भी कितना होगा 2 गुना 3 ही होगा। और इसे सरल करने पर हम पाते हैं -2 3 -2 3 -3 और 1, इसका क्रम 2 गुना 3, ठीक है। अतः हम देखते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का हमें योग करना हो या दो मैट्रिक्स का हमें अंतर करना हो, तो पहली शर्त है कि उन दोनों का क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। और योग या अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, संगत अवयवों का योग करने से हमें दो मैट्रिक्स का योग प्राप्त हो जाएगा, और संगत अवयवों का अंतर करने से हमें मैट्रिक्स का अंतर प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त जो मैट्रिक्स योग वाली हो चाहे अंतर वाली, उनका उसका क्रम भी मूल मैट्रिक्स के क्रम के समान होता है। अब हम दो मैट्रिक्स के गुणन पर चलते हैं। दो मैट्रिक्स या दो आव्यूह ए व बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होती है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दो मैट्रिक्स ए व बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होती है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इनका गुणनफल भी एक आव्यूह होता है जिसके पंक्ति व स्तंभ के अवयव ए की आईवीं पंक्ति तथा बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे ए बी से व्यक्त करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा आव्यूह ए बी का क्रम वो कैसे निकालेंगे। जैसे दो मैट्रिक्स के गुणन की शर्त क्या है, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और ए बी का क्रम क्या आएगा, ए की पंक्तियों की संख्या गुना बी के स्तंभों की संख्या, ये ए बी का क्रम होगा। जैसे यहाँ हमें दिया गया है यदि ए मैट्रिक्स जिसका क्रम m गुना p है और बी मैट्रिक्स जिसका क्रम p गुना n है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा a के स्तंभों की संख्या यहाँ p है और b की पंक्तियों की संख्या p है, ठीक है। तो अगर ये दोनों समान है तो हम इन दोनों का ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का गुणन कर सकते हैं। और ए बी का जो हमारे पास में क्रम आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पी तो समान हो गए, ये इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या ये तो समान है, तो शेष क्या बचा, ए के तो पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या, तो ये ए बी का क्रम हो गया। तो ए बी का क्रम हमारे पास में कितना आ गया, m गुना n, ठीक है। जैसे यदि हमें ए मैट्रिक्स दी गई है A11 A12 A21 A22 जिसका क्रम 2 गुना 2 है, और बी मैट्रिक्स दी गई है B11 B12 B13 B21 B22 B23 और इसका क्रम 2 गुना 3 है। देखिएगा यहाँ 2 और ये 2 ये बराबर है, दैट्स मीन ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, दैट्स मीन हम इन दोनों का गुणन कर सकते हैं। और जो हमारे पास में ए बी का क्रम आएगा वो कितना होगा, 2 गुना 3, ठीक है भी। तो यहाँ देखिएगा ए बी का क्रम हमारे पास में हो गया 2 गुना 3। हम उदाहरण ले लेते हैं। पहले तो इसको गुणन को विस्तार से समझते हैं। ए हमें मैट्रिक्स दी गई, इसी प्रकार बी मैट्रिक्स दी गई है। हम इनका गुणन करने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इनको लिख लेते हैं। अब गुणन ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुना 2 क्रम की थी और ये हमारे पास में 2 गुना 3 क्रम की है, तो ए बी है हमारे पास में 2 गुना 3 क्रम की आएगी, यानी कि इसमें 2 पंक्तियाँ होंगी, यहाँ प्रथम पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ठीक है। और इसमें 3 स्तंभ होंगे, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ। अब हमने प्रथम स्तंभ के प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ के अवयव को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि हमने पहला अवयव ज्ञात करना है जिसका एड्रेस 1 1 होता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के अवयवों से गुना करना होगा। और वो गुणन किस प्रकार से करना होगा, A11 का गुना B11 से और A12 का गुना B21 से। तो हमें प्रथम पंक्ति का
और प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा हमें। अब इसी प्रकार से अगर हमें प्रथम पंक्ति के द्वितीय अवयव को ज्ञात करना है, ठीक है, तो वो ज्ञात करने के लिए हमें देखिएगा प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना करेंगे, संगत अवयव से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा A11 B12 प्लस A12 और B22, ठीक है। तो ये जो अवयव है ये हमारे पास में प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव है। ये कैसे ज्ञात किया? प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना किया हमने। इसी प्रकार ये अवयव हमारे पास में प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ का अवयव है। यहाँ जो अवयव आएगा तो प्रथम पंक्ति को हम जब तृतीय स्तंभ से गुना करेंगे तो हमें ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। संगत अवयवों से गुना किया हमने, वो कैसे किया हमने? A11 को B13 से किया प्लस A12 को B23 से गुना करने पर हमें ये अवयव प्राप्त हुआ। अब हम द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात करना चाहते हैं, तो द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव ज्ञात करने के लिए द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का ही गुना करेंगे तो हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा यहाँ A21 B11 प्लस A22 B21, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना कर दूं तो मुझे A21 B12 प्लस A22 और B22, इस प्रकार से ये हमें यहाँ द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तीसरी पंक्ति से गुना किया जाए, द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुना किया जाए तो यहाँ अवयव, ये वाला अवयव हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और वो अवयव आ गया हमारे पास में A21 B13 प्लस A22 B23, ठीक है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा हमें। ए मैट्रिक्स हमें दी गई है 2 3 -1 4 और बी मैट्रिक्स दी गई है 5 4 6 और 0। यहाँ दोनों मैट्रिक्स का क्रम 2 गुना 2 क्रम है, ठीक है। तो हम ए बी का क्रम है वो हमारे पास में आ जाएगा, वो भी हमारे पास में 2 गुना 2 आ जाएगा। ए बी ज्ञात करने के लिए हमने ए मैट्रिक्स लिखी और बी मैट्रिक्स लिखी। अब गुना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने 2 गुना 2 क्रम की एक मैट्रिक्स बना ली। इसका प्रथम अवयव ज्ञात करने के लिए हमने प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुना करते हैं तो हमारे पास में प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव ज्ञात हो जाएगा। अगर मैं प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना करता हूँ, ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का गुना करता हूँ, संगत अवयवों का गुना करने पर मुझे यहाँ वाला अवयव प्राप्त होगा, वो प्राप्त हुआ 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 0। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात करने के लिए मुझे द्वितीय पंक्ति के अवयवों को प्रथम स्तंभ से गुना करने पर यहाँ ये अवयव प्राप्त होगा मुझे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट मेरे पास में जब मैं द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना करता हूँ तो ये अवयव हम यहाँ वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वो आ गया -1 गुना 4 प्लस 4 गुना 0। सरल करने पर हम इसे पाते हैं 28 8 19 और -4, ठीक है। ये हमने ए बी 2 मैट्रिक्स का गुना ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स का योग करना हो तो उनके क्रम समान होने चाहिए, और अगर हमें 2 मैट्रिक्स का व्यकलन करना हो तो उनके भी क्रम समान होने चाहिए। लेकिन यदि हमें 2 मैट्रिक्स का गुणन करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बात का हम ध्यान रखेंगे और आगे चौथी संक्रिया पर चलते हैं, अदिश गुणन। अदिश गुणन के लिए आव्यूह a को किसी अशून्य संख्या n से गुना करने पर प्राप्त आव्यूह n अदिश गुणन आव्यूह कहलाता है। इसका प्रत्येक अवयव a का n गुना होता है। यदि a मैट्रिक्स मेरे पास में aij m गुना n है तो n में प्रत्येक अवयव को हम n से गुना कर देंगे और क्रम है समान रहता है। जैसे यदि a मैट्रिक्स मुझे दी गई है A11 A12 A21 और A22, और तब हम n ज्ञात करते हैं। n ज्ञात करने के लिए n और a मैट्रिक्स लिखिए। अब इस n का प्रत्येक अवयव से गुना हो जाएगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा n A11 n A12 n A21 और n A22। जैसे हमें a मैट्रिक्स, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। a मैट्रिक्स दी गई है 2 3 1 और -5, ठीक है। अगर मैंने 3 ज्ञात करना है तो 3 ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव को 3 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। जैसे 3 से गुना किया तो 6, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से गुना किया और इसे भी 3 से गुना करके मुझे ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, जिसके अवयव आ गए 6 9 3 और -15।
तथा यदि मुझे माइनस का 5 ही ज्ञात करना है तो -5 से मैं प्रत्येक अवयव को गुना कर दूंगा। ठीक है, इसके तो प्रत्येक अवयव को -5 से गुना करने पर हम पाते हैं -10, इसको -5 से गुना करने पर हमने पाया -15, और इसे भी -5 से और इसे भी -5 से गुना करने पर हमारे पास में -5 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब हम आव्यूह योग के गुणधर्म करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमने 4 प्रकार की संक्रियाएं समझ ली है। नंबर 1 हमने आव्यूह का योग समझा था, फिर उसके बाद आव्यूहों का अंतर, फिर आव्यूहों का गुणन किया था, फिर किसी अदिश से आव्यूह का गुणन किया था। हमने 4 संक्रियाओं के बारे में जाना। अब हम आव्यूह योग के गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रम विनिमयता। यदि ए व बी दो समान क्रम के आव्यूह है तो a + b और b + a दोनों के मान बराबर होते हैं, अर्थात आव्यूह योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। सहचर्यता। यदि a, b और c तीनों समान क्रम के आव्यूह हैं तो a + b + c = a + b + c। यहाँ चाहे हम पहले 2 आव्यूह का योग पहले करके फिर c के साथ योग करें, या फिर हम b और c का योग करके उसको a के साथ योग करें, तो ये मान हमें प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है, अर्थात आव्यूह योग सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। योज्य तस्मक। यदि a m गुना n क्रम का आव्यूह है तब m गुना n क्रम का शून्य आव्यूह o a का योज्य तस्मक आव्यूह कहलाता है। इसे हम a + o = o + a, यहाँ o या हम इसे शून्य भी कह सकते हैं, ये शून्य आव्यूह को व्यक्त करता है। योज्य प्रतिलोम। यदि a = aij m गुना n का योज्य प्रतिलोम आव्यूह -aij m गुना n है, क्योंकि a + -a हमारे पास शून्य आव्यूह -a + a। निरसन नियम। यदि a, b और c तीनों समान क्रम के आव्यूह हो तो a + b अगर a + c के बराबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं b = c। यहाँ वाम निरसन नियम लागू होता है। इसी प्रकार से यदि b + a = c + a है तो हम b = c लिख सकते हैं। यहाँ दक्षिण निरसन नियम भी लागू होता है। हम कह सकते हैं कि आव्यूह योग में वाम और दक्षिण निरसन नियम लागू होता है। अब हम आव्यूह गुणन के गुणधर्मों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। आव्यूह गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है, अर्थात AB ≠ BA। ये 2 आव्यूहों के गुणन है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम AB ज्ञात कर सकते हैं और BA ज्ञात भी नहीं कर सकते, ठीक है, या कई बार हम BA ज्ञात कर सकते हैं लेकिन AB ज्ञात नहीं कर सकते, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं लेकिन दोनों के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि आव्यूह गुणन है क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। सहचर्यता। यदि A, B और C आवश्यक गुणन AB तथा BC के लिए अनुकूलनीय है तो आव्यूह गुणन के लिए सहचर्य नियम का पालन करता है, यानी कि AB × C या A B × C करने पर हमें समान मान प्राप्त होंगे। गुणन तस्मक। यदि A n गुना n क्रम का वर्ग आव्यूह है तब n क्रम का इकाई आव्यूह गुणन के लिए तस्मक आव्यूह कहलाता है, अर्थात INA = A × IN। बंटनता नियम। यदि A, B तथा C आवश्यक योग एवं गुणन के लिए अनुकूलनीय है तो आव्यूह गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करता है, अर्थात A + B × C, तो इस C का गुणा इन दोनों से हो जाएगा, अर्थात AC + BC। ये हमारे पास में वाम बंटन नियम है और इसी प्रकार ये दक्षिण बंटन नियम है। तो A × B और +A × C यहाँ में प्राप्त हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि A तथा B योग एवं गुणन के लिए अनुकूलनीय है तो A ± B का ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास में A का ट्रांसपोज ± B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। दूसरा, यदि AB के गुणन का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि पहले B का ट्रांसपोज × A के ट्रांसपोज के गुणन के बराबर होता है। अगर KA, जहाँ K कोई अदिश राशि है, KA के हम ट्रांसपोज लेते हैं तो K एज इट इज रह जाता है और A के ट्रांसपोज के इक्वल
इनके बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि k का गुना a प्लस माइनस b से करें तो हमें के ए प्लस माइनस के बी प्राप्त होता है। और अगर k प्लस एल का गुना a से करें तो के ए प्लस एल ए प्राप्त हमें होगा। इसी प्रकार के एल ए इज इक्वल टू के एल के ए के बराबर होता है और एल के इंटू ए के बराबर होता है, जहाँ एल और के है ये अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। सातवां, यदि 1 का गुना a से किया जाए तो a ही प्राप्त होगा। गुणन प्रतिलोम आव्यूह पे चलते अब हम। यदि a व b दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी, तो a व b परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे हमें a मैट्रिक्स दी गई है जिसके अवयव 1, 2, 2, 2, 5 और 4 और 3, 7 और 5 है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास में है 3, -4, 2, -2, 1 और 0, 1, 1 और -1। ठीक है। अब हम ए बी ज्ञात करते हैं। हमने ए बी ज्ञात करने के लिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को लिखा। अब हम ए बी मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए संगत पंक्ति और स्तंभों का गुणन करके ए बी मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। ये हमने किस प्रकार से ज्ञात किया? ये मैंने प्रथम पंक्ति ली। अगर मैं इसको प्रथम स्तंभ के अवयवों से गुना करता हूँ तो मुझे ये अवयव प्राप्त होगा। मैंने इस पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुना किया तो ये अवयव प्राप्त हुए। ठीक है। अगर मैंने इसी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना किया तो मुझे ये अवयव प्राप्त हो जाएगा यहाँ वाला। और इसी प्रकार से मैंने प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुना किया। ठीक है। तो ये अवयव हमें यहाँ वाला प्राप्त हो जाए। ठीक है। वे गुना किस प्रकार से किया? जैसे 1 का गुना 3 से और योग फिर 2 का गुना इस -2 से और 2 का गुना इस 1 से करने पर, तीनों को जोड़ने पर हमें ये प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। प्रथम पंक्ति के द्वितीय स्तंभ का अवयव भी इसी प्रकार से इनसे गुना करने पर प्राप्त होगा। और प्रथम पंक्ति के तृतीय स्तंभ के अवयवों से गुना करने पर यहाँ मुझे प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। ठीक है। और इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति के अवयवों को स्तंभों से गुना करने पर प्रथम स्तंभ से, द्वितीय स्तंभ से और तृतीय स्तंभ से गुना करने पर संगत अवयव यहाँ वाले प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के लिए है। इन्हें सरल करने पर हम पाते हैं 3, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 प्लस 2, इसी प्रकार से 2 प्लस 0 -2, 6 -10 प्लस 4 -8 प्लस 5 प्लस 4, 4 प्लस 0 -4, 9 -14 प्लस 5 -12 प्लस 7 प्लस 5, 6 प्लस 0 -5। इसे सरल करने पर हम पाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि I3 मैट्रिक्स है। ठीक है। अब हम बी ए ज्ञात करेंगे। हमने गुणन प्रतिलोम आव्यूह सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि दोनों का जो गुना है, ए बी का गुना भी आई के इक्वल और बी ए का गुना भी आई के इक्वल सिद्ध करना होगा। तो हमने ए बी ज्ञात कर लिया। अब हम बी ए ज्ञात करते हैं। बी ए ज्ञात करने के लिए ठीक उसी प्रकार से हमने पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स लिखी और फिर दोनों का गुना कर लिया। ठीक है। गुणन करने पर हम पाते हैं ये हमारे पास में इस प्रकार का हमें गुणन करना पड़ेगा। 3 का गुना 1 से, -4 का गुना 2 से और 2 का गुना 3 से करने पर ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव आएगा। फिर 3 का गुना इस 2 से और -4 का गुना 5 से और 2 का गुना इस 7 से करने पर हमें प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 3 का गुना 2 से, -4 का गुना 4 से और 2 का गुना 5 से गुना करने 2 का गुना 5 से करने पर हमें प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयवों को गुना करने पर प्रथम स्तंभ से, द्वितीय स्तंभ से और तृतीय स्तंभ से करने पर हमें द्वितीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव, द्वितीय स्तंभ का अवयव और तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अवयवों को प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ से करने पर हमें तृतीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव, द्वितीय स्तंभ का अवयव और तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त हो जाएगा। जिसे सरल करने पर हम पाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। आप इसे सरल कर सकते हैं जो कि I3 के इक्वल है। अतः हमारे पास में ए बी का मान भी I3 आया और बी ए का मान भी I3 के इक्वल आया, अर्थात ए व बी परस्पर गुणन प्रतिलोम आव्यूह है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि गुणन प्रतिलोम आव्यूह सिद्ध करने के लिए हमें दोनों आव्यूह के ए बी और बी ए दोनों हमें ज्ञात करने होंगे और इसे आई मैट्रिक्स यानी कि तस्मक मैट्रिक्स के इक्वल सिद्ध करना होगा।
आगे चलते हैं हम। शून्य के भाजक हमारा नया टॉपिक है। यदि दो अशून्य अवयव ए व बी का गुणन ए बी एक शून्य अवयव हो तो ए व बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दी गई है 1 3 1 3 और बी मैट्रिक्स दी गई हमें -1 1 1 और -1। अगर हम ये शून्य के भाजक है, क्योंकि अगर हम ए बी ज्ञात करें यानी कि ए मैट्रिक्स का बी से गुणन करें तो हम पाते हैं -1 + 1 1 -1 -3 + 3 3 -3। ठीक है, और जैसे सरल करने पर हमारे पास में 0 0 0 0 प्राप्त होता है, जो कि एक शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, जबकि ए व बी अशून्य है। ठीक है, यानी कि दो अशून्य अवयव ए व बी का गुणन ए बी अगर एक शून्य अवयव हो तो ए व बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घात। एक वर्ग अवयव ए को स्वयं से गुणा करने पर गुणनफल को ए स्क्वायर से और ए स्क्वायर को पुनः ए से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को ए क्यूब से, तथा इसी प्रकार अवयव ए की पावर n-1 को जब ए से गुणा करते हैं तो प्राप्त अवयव को ए की पावर n से व्यक्त करते हैं। जैसे ए अवयव हमें दिया गया है 1 3 2 4 हो तो ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें ए को ए से ही गुना करना है। तो हमने ए को 2 बार लिख लिया है, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। अब इनका गुना किया, इस पंक्ति को हमने इन अवयवों से गुना किया, जैसे 1 गुना 1 और 3 गुना 2, तो ये हमें प्राप्त हो गया 1 + 6। इसी प्रकार से 1 और 3 का गुना 3 और 4 से करना हमने, तो ये हो गया 1 गुना 3 और 3 गुना 4। सरल करने पर हमें 3 + 12 प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से इन अवयवों को इनसे गुना करते हम, 2 गुना 1 और +4 गुना 2, सरल करने पर हमें 2 + 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 2 और 4 का गुना 3 और 4 से करने पर हमें 6 + 16 प्राप्त होगा, जिसे सरल करने पर हमें 7 15 10 और 22 ये अवयव प्राप्त हो गए। ए स्क्वायर प्राप्त कर लिया हमने। इसी प्रकार ए क्यूब प्राप्त करने के लिए हम ए स्क्वायर का गुना ए से कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ज्ञात की हुई थी और ए हमने पुनः लिख लिए है। इन दोनों का गुना करने पर मुझे ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी और जिसे सरल करने पर मुझे ये प्राप्त हो जाएगा 37 81 54 और 118। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। उदाहरण संख्या 5 पर कहता है यदि a तथा b निम्न हो तो 2a - 3b ज्ञात कीजिए। जहाँ a मैट्रिक्स हमें दी गई है 2 4 -1 3 2 और 5 और b मैट्रिक्स दी गई है 2 1 0 -1 3 और 4। हमने ज्ञात करना है 2a - 3b। ठीक है, तो हमने लिखा 2 a की जगह a मैट्रिक्स लिख दी, फिर -3 और b की जगह b मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, सबसे पहले हम इस 2 का गुना इस पूरी मैट्रिक्स से कर लेते हैं और ये करने के लिए हमें 2 का गुना प्रत्येक अवयव से करना होगा। तो हमने 2 का गुना प्रत्येक अवयव से किया तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, तो 2 का गुना इससे किया 4, 2 का गुना इससे किया 8, 2 का गुना इससे किया तो ये -2, 2 का गुना इससे भी किया, इससे भी किया और इससे भी किया, तो ये हमें 2 मैट्रिक्स प्राप्त होगी। फिर -3 का गुना इस प्रत्येक अवयव से कर देते, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से करने पर हमारे पास में इसी प्रकार से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का अंतर है और अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, संगत अवयवों का अंतर लेकर। तो 4 - 6, ठीक है, इसी प्रकार से 8 - 3 और -2 -0, ठीक है, इसी बार 6 -3, ठीक है भी, और 4 -9 और 10 -12, ठीक है भी, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है -2 5 -2, यहाँ हमें प्राप्त हुआ 9 और -5 और -2, तो हमने 2a - 3 भी ज्ञात कर लिया। यही हमारा अभीष्ट आंसर है। उदाहरण संख्या 6, यदि b तथा c निम्न हो तो अवयव a ज्ञात कीजिए। जहाँ 2a - 3b + 5c = 0 अवयव, जहाँ हमें b मैट्रिक्स दी गई है और c मैट्रिक्स दी गई है, जिसके अवयव हैं b मैट्रिक्स के -2 2 0 3 1 और 4 और c मैट्रिक्स है उसके अवयव है हमारे पास में 2 0 -2 7 1 और 6। हल शुरू करते हैं। हमें दिया गया है 2a - 3b + 5c = 0 अवयव। यहाँ से हम 2a का मान लिख सकते हैं 3b - 5c, तो 2a = 3b है, b का मान रखा हमने और -5 और c का मान रखा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सल किया था, पहले इस 3 का गुणा इनसे कर लेंगे और फिर 5 का गुणा इनसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगी ये एक 2a = ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स। ठीक है भी,
तो इसे आगे सॉल्व करने पर हमारे पास में 2a इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, और जिसे a का मान हम लिख सकते हैं 1/2, और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास में ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू अब 1/2 का प्रत्येक अवयव से गुना कर देंगे तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगी -8, 3, 5, -13, -1, -9। ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण संख्या 7 में कहता है यदि a व b निम्न हो तो a b b a अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। हमें a मैट्रिक्स दी गई है जिसका क्रम हमारे पास में 2 × 3 है, और b a दी गई है जिसका क्रम हमारे पास में 3 × 3 है। यहाँ a b का क्रम 2 × 3 व b का क्रम b का क्रम 3 × 3 है। अतः ए बी का अस्तित्व है जबकि बी ए का अस्तित्व नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी के लिए ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि है, जबकि बी ए नहीं है, क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः बी ए का अस्तित्व नहीं है, ए बी का अस्तित्व है। तो हम ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी ज्ञात करने के लिए ए मैट्रिक्स लिखिए और बी मैट्रिक्स लिखिए। अब देखिएगा, ए का क्रम हमारे पास 2 × 3 है और बी का क्रम हमारे पास 3 × 3 है। दोनों का गुणन करने पर हमारे पास में 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो हमने 2 × 3 की मैट्रिक्स है वो संगत पंक्ति और स्तंभों का गुणा करके हमने ज्ञात कर ली है। वो कैसे किया हमने? जैसे इस पंक्ति को अगर मैं इन अवयवों से गुना करता हूँ तो ये अवयव प्राप्त हो गया मुझे 24 -2 और -5। इसी प्रकार से प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना किया तो ये अवयव प्राप्त हुए -28 + 4 + 0। इसी प्रकार से प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुना करने पर ये अवयव प्राप्त होगा हमें 0 + 10 - 15। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति को अगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तंभ से गुना करें तो हमें द्वितीय पंक्ति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सरल करने पर हमारे पास में ए बी का मान प्राप्त हो गया 17 -24 -5 9 -7 और 9। ठीक है, अगले उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण संख्या 8, x के किन मानों के लिए 1x1 × 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2x इनके गुणन का मान 0 अवयव के बराबर है। तो हमें जो दिया गया था हमने वो लिखा। अब हम गुना करते हैं। पहले हम इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का गुना कर लेते हैं। अभी ये जो मैट्रिक्स है 1 × 3 की और ये मैट्रिक्स 3 × 3 के, तो जो हमें इन दोनों का गुणन प्राप्त होगा वो 1 × 3 का प्राप्त होगा, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। ये आ गया हमारे पास में। हमने इन अवयवों को इनसे गुना किया तो ये हमारे पास में प्रथम अवयव आया है 1 + 2x + 15 एंड 3 + 5x + 3 और 2 + x + 2, और यहाँ हमारे पास में ये मैट्रिक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो देखिएगा ये हमारे पास में 1 × 3 की और ये 3 × 1 के, जो रिजल्टेंट हमारे पास में 1 × 1 का प्राप्त होगा, और 1 × 1 का 0 अवयव है उसके इक्वल है, दैट्स मीन कि वो 0 के बराबर होगी। तो हमने सरल कर लिया इसे 1 + 2x + 15 + 2 × 3 + 5x + 3 और प्लस x × 2 + x + 2 इज इक्वल टू 0, जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है x² + 16x + 28 इज इक्वल टू 0। इनके गुणनखंड कर लेते हैं हम। गुणनखंड किए हमने तो हमें प्राप्त हुआ x + 2 × x + 14 इज इक्वल टू 0। सरल करने पर x का मान -2 तथा x का मान -14। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। a का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। यदि a में -2i इज इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0 हो। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें a - 2i का मान है दिया गया है। हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान निकालने के लिए 2i जो इधर माइनस में है उसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 2i प्लस का हो जाएगा। i का मान रख दिया हमने। i मैट्रिक्स है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम जो मैट्रिक्स के साथ में इसे जोड़ रहे हैं वो 3 × 3 के है, दैट्स मीन i मैट्रिक्स भी 3 × 3 क्रम की होगी। जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा a का मान। a का मान आ गया हमारे पास में 1 -2 3 2 3 और -1 -3 1 और 2। अब हमने ज्ञात करना है a × a का ट्रांसपोज। वो ज्ञात करने के लिए हमने a मैट्रिक्स लिखी और a मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज लगाया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने पर हमें पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे, तो इस पंक्ति को हमने स्तंभ में बदल दिया है। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ में और तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ में बदल दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये प्राप्त हुआ है।
इन अवयवों का गुना इनसे करने पर ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुना करने पर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। तो ये गुना हमने इस प्रकार से कर लिया है और सरल करने पर हमारे पास में एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी जो कि अभीष्ट आंसर है। A इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया हमने। नेक्स्ट उदाहरण संख्या 10 पे चलते हैं। यदि a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 हो तो निम्नलिखित सत्यापित कीजिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और a क्यूब इज इक्वल टू 4a। ये सत्यापित करना हमने। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए के बराबर होगा और हमने a इंटू ए लिखा, a मैट्रिक्स को 2 बार लिखने लिया, ठीक है। अब इनका गुना किया हमने तो हमें प्राप्त हुआ 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। सरल करने पर है ये हमारे पास में 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2 के बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि 2 सभी अवयवों में से कॉमन आ रहा है तो हम इसे 2 इंटू 1 माइनस 1 और 1 ऐसा लिख सकते हैं और जो कि ए मैट्रिक्स के इक्वल है, अर्थात ये 2a के बराबर आ जाएगा। अब हमने a क्यूब ज्ञात करना है। a क्यूब ज्ञात करने के लिए हम a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि a स्क्वायर का मान हमारे पास में पहले से ही है, ठीक है। वो कितना है, 2a के बराबर है। तो a स्क्वायर का मान हमने 2a लिखा और इंटू में a है। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, 2 इंटू a का मान इंटू a का मान, और इनका गुना किया हमने, ठीक है। गुना करने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है और जिसे आगे सरल करने पर 2 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास में बनेगा 4 इंटू 1 माइनस 1 और 1, जो कि 4a के बराबर है, ठीक है। यही हमने सत्यापित करना था। अभ्यास हेतु प्रश्न। हम प्रश्नमाला 3.2 के काफ़ी प्रश्न हैं इन उदाहरणों की तरह सरल कर सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है, तो हमें दोनों का योग और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। अब देखिएगा, ए प्लस बी दिया गया दूसरे क्वेश्चन के अंदर और ए माइनस बी दिया गया। ए और बी ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो आपको ए मैट्रिक्स का मान प्राप्त हो जाएगा और ए मैट्रिक्स का मान रखकर हम बी मैट्रिक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए मैट्रिक्स इतना और बी मैट्रिक्स इतना हो तो सी ज्ञात कीजिए। तो सी ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम उस साइड में ले जाएंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा -a माइनस 2b। ए और बी के मान रखोगे तो आपको सी मैट्रिक्स ज्ञात हो सकता है। यदि ए मैट्रिक्स हमारे पास में इतना हो और बी मैट्रिक्स इतना हो तो 3a स्क्वायर माइनस 2b ज्ञात कीजिए। तो पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस 3a स्क्वायर माइनस 2b में ए स्क्वायर का मान रख दीजिएगा और बी का मान रख दीजिएगा और फिर आगे सरल करने पर 3 का गुना तो ए स्क्वायर से कर देना और 2 का गुना बी मैट्रिक्स से गुना कर आगे सरल करने पर हमें ये मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार के 5वां प्रश्न है इसका। हमें ए और बी मैट्रिक्स दी गई है और ए बी और बी इक्वल नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो आप ए बी मैट्रिक्स ज्ञात कर लीजिएगा, बी ए मैट्रिक्स ज्ञात कर लीजिएगा, दोनों के मान इक्वल नहीं होंगे हमारे पास में। छठा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। आपको क्या करना है, एफ ए और एफ बी। एफ ए कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स की जगह ए लिख देंगे तो एफ ए हमारे पास में मैट्रिक्स आ जाएगी और एफ बी मैट्रिक्स भी आ जाएगी। दोनों का गुना करोगे तो हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी जो एफ ए प्लस बी के इक्वल होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। 7वां क्वेश्चन भी देखिएगा। इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी गई है, तब हमें सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसफर। बहुत ही सरल सा है। आप पहले ए बी मैट्रिक्स ज्ञात कर लीजिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेकर फिर दोनों का गुना कर दीजिएगा। आपके पास बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज यानी कि राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगी, दोनों इक्वल आ जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इनका गुना कीजिएगा फिर इसके साथ गुना कीजिएगा जो कि इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। 9th क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ही है। ए मैट्रिक्स दी गई है और ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i ये आपने सिद्ध करना है इसके बराबर। तो आप कर सकते हो इसे, ए स्क्वायर ए को ए से ही गुना करना है -3a और फिर 9i। आई यहाँ 3 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और दिया भी गया है क्योंकि ये जो हमारे पास में रिजल्टेंट आ रहा है वो भी 3 गुना 3 क्रम का ही है, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 11th भी सरल सा ही है। 12th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझा देंगे, थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। 13th क्वेश्चन हमें दिया गया, ए और आई दिया गया है तो आपने ये सत्यापित करना है, के का मान ज्ञात करना है। आप कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। 14th क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ हमें
ये दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स है, उसको ए से गुना करने पर हमें ये प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा ए का क्रम क्या होना चाहिए, ये तो है हमारे पास में 3 गुना 2 की, ठीक है, और रिजल्टेंट 3 गुना 3 का आ रहा है, दैट्स मीन ए का क्रम है वो 2 गुना 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या 2 है और जो रिजल्टेंट है उसमें 3 गुना 3 क्रम आ रहा है। तो दैट्स मीन ए की पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की बराबर होगी, दैट्स मीन ए की पंक्तियां तो 2 है और स्तंभ 3 है, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा और 15th भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रश्नमाला के कठिन प्रश्नों का हल हम आगामी वीडियो में करेंगे।